हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे चैप्टर जो कि हम कर चुके हैं पाचन, उससे रिलेटेड हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स रहते हैं और एक तरीके से आपका ऊपर से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाता है उस चैप्टर का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में आकर एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो वो आपको कैसी लगी हैं, और ये वाली वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद मुझे ज़रूर एक बार बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें फिर से एक बार। और साथ ही केमिस्ट्री की क्लासेस भी आप देख चुके होंगे, आई होप वो भी अपलोड की जा चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। भोजन की किस पद्धति में पशु को खाने के लिए अपना पेट बाहर निकालना पड़ता है? वैसे ही आगे चैप्टर में आने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप इसको लिखते चलिएगा, पकड़ना और निगलने वाली कंडीशन में, ठीक है। स्टारफिश और ऑक्टोपस भी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पकड़ना और निगलने वाली पद्धति में जो भी पशु है या स्टारफिश है या ऑक्टोपस है, उसको खाने के लिए अपना पेट बाहर निकालना पड़ता है। अपना पेट बाहर निकाल कर खाते हैं स्टारफिश और ऑक्टोपस को हिंदी में बोलते हैं अष्टभुजी, ठीक है। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन स्टोमक में होता है। आप साथ में इसको सोचते भी जाइएगा, आई होप आपको याद रहे हो। लीवर कौन सा पदार्थ स्रावित करता है? तो बाइल जूस यानी कि पित्तरस। लीवर आपका पित्तरस बनाता था और पित्तरस एकत्रित कहाँ होता था? तो आपका गाल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय के अंदर। पित्तरस कहाँ रहता है? तो पित्ताशय के अंदर रहता है पित्तरस। और बनाता कौन है? तो लीवर, यानी कि यकृत बनाता है। अब HCl पेट में क्या भूमिका निभाता है? तो HCl क्या करता था? बैक्टीरियाज यानी कि जीवाणु को मारता था और लगभग 70% जीवाणुओं को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? स्टोमक में, यानी कि आमाशय में पाया जाता है। और ये एक और काम भी करता है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बैक्टीरियाज जो भी आमाशय में बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको ये मारता है लगभग 70% को, बट ये साथ में आपके एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइमों को सक्रिय करने का काम भी आपका HCl ही कर रहा है। और HCl की ज़्यादा मात्रा होने पर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है और एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देन वो एक ख़तरनाक बीमारी यानी कि पेप्टिक अल्सर का भी कारण बन जाती है, क्योंकि वो आमाशय के दीवारों पर जो श्लेष्मा की परत होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है एंड वहाँ पर आपको ज़ख्म हो जाता है, वही आपका पेप्टिक अल्सर कहलाता है। एसिडिटी के उपचार के लिए जो दवाएं थी वो थी आपकी एंटासिड थी, दूधिया मैग्नीशियम आ रहा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ रहा था, बहुत से आ रहे थे एग्जाम्पल्स वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, छोटी आंत में उंगली जैसे उभारों को क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, रसांकुर कहते हैं हिंदी में। कैसे थे वो? ऐसे 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 करके थे, और जब उनको ज़्यादा मात्रा में आपका एब्जॉर्प्शन करना होता है तो वो इस तरीके से अपने सतही क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। विलाई की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी उस वीडियो में जहाँ पर हमने पाचन के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर एक और चीज़ है, छोटी आंत जो होती है वो आपकी पाचन में मदद करती है। लेकिन क्या छोटी आंत पूरी की पूरी पाचन में मदद करती है? तो ऐसा नहीं है। छोटी आंत का सबसे आगे का जो भाग होता है जिसको अग्रनात्र कहते हैं, अग्रनात्र या फिर डिडोनम कहते हैं, वो आपका पाचन में मदद करता है। लेकिन और जो मध्य नात्र और शेष नात्र होते हैं, बाकी के जो दो भाग हैं वो आपके करते हैं उस पचे हुए भोजन के अवशोषण में, यानी कि एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। और वहीं आपकी पाई जाती है विलाई, जो कि जब उसे पचे हुए उस भोजन का अवशोषण करना होता है तो इस तरीके से हो जाती है और ये उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और ये आपकी रक्त वाहिनियों से प्रचुर होती है, यानी इनके अंदर रक्त होता है।
अब छोटी आंत में विलाई का क्या अर्थ है? तो अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को बढ़ा लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए अपने सतही क्षेत्र को बढ़ा लेती है विलाई, जिसको हिंदी में बोलते थे रसांकुर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी आंत की लंबाई होती है 25 फीट या 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 5 फीट या 1.5 मीटर। इसको आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 25 फीट होती है, या फिर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो लगभग 7.5 मीटर बैठेगी। एंड बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 5 फीट होती है, या फिर उसको आप 1.5 मीटर भी कह सकते हैं। इससे आपको देखने में एक चीज़ और पता चली होगी, छोटी आंत बस नाम की छोटी है, लंबाई उसकी ज़्यादा है। बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत के मुकाबले थोड़ी सी कम है। ठीक है। किस प्रकार के जानवरों को रोमंथी करने वाले कहा जाता है? ठीक है, रोमिनेंट्स, इंग्लिश में रोमंथी को रोमिनेंट्स कहते हैं। वह जानवर जो जुगाली करते हैं रोमंथी रोमिनेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली, ये वैसे आगे के चैप्टर का है लेकिन यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। वो जो जानवर जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा कौन कौन जुगाली करता है। गाय जुगाली करती है, जिनको आप मोस्टली देख चुके होंगे। भैंस जुगाली करती है। ये आपके जुगाली करते हैं, आराम से बैठ के जुगाली करते हैं। बाद में ये जानवर वही आपकी जुगाली कहलाती है और वो जानवर रोमंथी यानी कि रोमिनेंट्स कहलाते हैं। कुछ जानवरों में रोमंथन यानी कि यही बात है का उद्देश्य क्या है, तो ये रोमंथन करते क्यों हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न होता है। वो रीज़न होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को पचाने या तोड़ने के लिए। ये बात आपको पता होगी कि जो मनुष्य है यानी हम लोग सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य की अगर बात की जाए तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जानवर जो हैं रोमंथन करते हैं और वो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। वो क्या करते हैं, उस भोजन को ऐसे ही निगल लेते हैं और उसके बाद जब आराम से वो जुगाली करते हैं तो उस भोजन को वापस से उसको चबाते रहते हैं। यही उनका रोमंथन कहलाता है और यही होता है सेल्यूलोज का पाचन। अब अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा के बारे में कौन नहीं जानता? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो अमीबा के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि अमीबा जो है वो भोजन कैसे ग्रहण करता है। इस तरीके का ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। ठीक है, तो ये है अमीबा, ये है अमीबा। दोनों अमीबा की तस्वीरें हैं। अमीबा जो है जब उसको भोजन करना होता है तो वो ऐसा था, फिर वो ऐसा हो गया, उसने ऐसे 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 अपने पैर बना लिए। ठीक है, इस तरीके से पैर तो नहीं होते हैं अमीबा के खैर, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए आप मान सकते हैं अमीबा ऐसे 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 करके कई सारे अपने पैर बना लेता है। मान लीजिए यहाँ उसका टारगेट है, ये उसका भोजन है, फिर वो क्या करेगा, ऐसे 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 करके ऐसे करके अपने अंदर उसको फंसा लेगा और फिर उसको खा लेगा। यानी भोजन खाने का उसका अपना तरीका है और जो वो ये इस तरीके की संरचनाएं बनाता है ये उसके पादाप कहलाते हैं। पादाप, ठीक है, ये उसके पादाप कहलाते हैं। सीरोपोडिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सीरोपोडिया। पादाप अमीबा के क्या होते हैं? पादाप, जिसके द्वारा वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। बड़ी आंत का प्राथमिक कार्य क्या है? तो बड़ी आंत क्या करती थी, पानी के अवशोषण में मदद करती थी और पानी और नमक भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। बड़ी आंत पानी और नमक को अवशोषण में मदद करती थी, यानी अवशोषित करती थी। पानी के अवशोषण में मदद कौन करता है? तो आपकी बड़ी आंत करती है। भोजन के अवशोषण में कौन मदद करता है? तो वो छोटी करती हैं, यानी कि छोटी आंत करती है। इस बात को याद रखिएगा, बड़ी आंत भोजन के अवशोषण में मदद नहीं करती। बड़ी आंत पानी के अवशोषण में मदद करती है, छोटी आंत पानी के अवशोषण में मदद नहीं करती। छोटी आंत भोजन के अवशोषण में मदद करती है और छोटी आंत और बड़ी आंत का एक पर्टिकुलर भाग ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी छोटी आंत भोजन के अवशोषण में मदद कर रही है या पूरी बड़ी आंत जो है वो पानी और नमक के अवशोषण में मदद कर रही है। ठीक है, क्योंकि बड़ी आंत का जो एक और भाग होता है रेक्टम, रेक्टम या जिसको मलाशय बोलते हैं, मल को एकत्रित करने का काम करता है। वहाँ पर भी बड़ी आंत जो है वो अपना रोल निभा रही है और बड़ी आंत के ही अंदर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है।
ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है जो कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है। अब आ जाते हैं मुख गुहा में क्या होता है। मुख गुहा यानी कि इंग्लिश में क्या नाम था इसका, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या पाया जाता है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण और प्रारंभिक पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर पूछे तो वो किसके अंतर्गत होता है, मुख गुहा के अंतर्गत होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके अंतर्गत होता है, बकल कैविटी के अंदर। और भोजन को अंतर्ग्रहण करने का काम कौन कर रहा है, मुख गुहा कर रही है। प्रारंभिक पाचन, सबसे पहले पाचन किसमें स्टार्ट होगा, बकल कैविटी में, यानी कि मुख गुहा में स्टार्ट होगा। जुगाली करने वाले पशु सेल्यूलोज कैसे पचाते हैं, तो रूमेन में बैक्टीरिया की मदद से, यानी कि जो रूमंथन वाली जो प्रक्रिया थी, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं यानी भैंस और गाय हैं, वो रूमेन नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उनके अंदर वो पाया जाता है। विदाउट बैक्टीरिया सेल्यूलोज का पाचन करना संभव नहीं है। ये बात इससे एक चीज़ और पता चलती है, यानी मनुष्य है, यानी हम लोग जो हैं वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारे अंदर ये बैक्टीरिया जो है वो नहीं पाया जाता। इसी कारण से मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। बहुत साल पहले, यानी करीब अरबों खरबों साल पहले जो मनुष्य होते थे, जो घास खाया करते थे, तो उनके अंदर ये वाला जो बैक्टीरिया था वो मौजूद होता था। तो उस टाइम पे वो सेल्यूलोज का पाचन करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये वाला जो बैक्टीरिया है मनुष्य के अंदर से ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया, एंड वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। यहाँ पर बैक्टीरिया जो है, ये वाला सेल्यूलोज की रूमेन नाम का जो बैक्टीरिया है वो सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। किसकी मदद करता है, तो जुगाली करने वाले पशुओं की मदद करता है। अब आ जाता है मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है। मानव आहार नाल की लंबाई 6 मीटर होती है। पहले तो 6 से 9 मीटर अगर ऑप्शन में दिखे तो फौरन से टिक लगा देना। मानव आहार नाल की लंबाई में 6 से 9 मीटर दिखते हैं, आपको टिक लगा देना है। अगर टीनेजर की बात की जाए तो 6 मीटर लगानी है, और एडल्ट की बात की जाए यानी कि वयस्क की बात की जाए तो आपको लगा देनी है 9 मीटर। अब यहाँ पर आ जाते हैं पित्ताशय का प्राथमिक कार्य क्या है। तो पित्ताशय का जो प्राथमिक कार्य है, पित्तरस यानी कि बाइल जूस को एकत्रित करना। पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते थे गॉल ब्लैडर, एंड पित्ताशय को बोलते थे आपका बाइल जूस। यहाँ पर मैं ये बताने वाली थी कि बाइल जूस कहाँ बनता है, तो यकृत यानी कि लीवर में बनता है। लीवर बनाता है पित्तरस, और पित्तरस रहता कहाँ है, तो वो पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर रहता है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण में शामिल होता है, तो पाचन तंत्र का जो छोटी आंख वाला भाग है वो पोषक तत्वों के अवशोषण में। अब ये क्वेश्चन एक घुमा हुआ क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के, यानी मान लिया यहाँ पर आपको ये कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, आपको ये कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, तो आप कैसे लगाएंगे। पहली बात, पानी के अवशोषण में बड़ी आंत मदद कर रही थी। पोषक तत्व किस में मिलेंगे, भोजन में मिलेंगे। भोजन के पाचन में कौन मदद कर रहा था, छोटी आंत मदद कर रही थी। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पर छोटी आंत की बात की जा रही है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, तो उसमें आ जाएगा आपकी छोटी आंत। 17 है, बैक्टीरिया को मारने में पाचन तंत्र के किस भाग की भूमिका होती है, स्टोमक की। इसको कैसे समझें, ये अभी ऊपर जो एक पॉइंट आया था उसके अकॉर्डिंग ही है ये, बिल्कुल ये कि बैक्टीरिया को मारने में पाचन तंत्र का कौन सा भाग भूमिका, वहाँ क्योंकि हमारे आमाशय में यानी स्टोमक में या पेट में HCl पाया जाता है। HCl का काम क्या होता है कि वो बैक्टीरियाज को लगभग 70% बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, और जो एंजाइम उपस्थित होते हैं उनको वो सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। ये HCl का काम होता है। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl क्या करता है, वो हमारे आमाशय में बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है, बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है, और वो पाया कहाँ जाता है, आमाशय में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है वो डायरेक्ट आंसर
आमाशय या पेट या इंग्लिश में स्टोमक बन जाएगा, क्योंकि स्टोमक के अंदर ही HCl पाया जाता था और HCl ही ये काम करता था कि वो बैक्टीरिया को, लगभग 70% बैक्टीरिया को मार रहा था और साथ में ही वहाँ पर जो मौजूद एंजाइम है उनको सक्रिय कर रहा था। 18 देखते हैं, मनुष्य में पोषक के मुख्य चरण क्या हैं? तो अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, आत्मसात है या एकत्रीकरण है, और लास्ट में आ जाता है निष्कासन, जो कि आ जाता है आपका कौन सी ग्रंथि छोटी आंत में पाचक रस स्रावित करती है? पैनक्रियाज आ जाता है। अग्नाशय यानी अग्नाशय जो होती है वो छोटी आंत में पाचक रस स्रावित करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है, तो मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कमेंट में आकर के बताइएगा। यकृत और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, अग्नाशय, तो इनमें से बड़ा और लंबा कौन है? आप मुझे बस एक बात बता दीजिए। यकृत सबसे लंबा है, ये सबसे बड़ा है। अग्नाशय सबसे लंबा है या सबसे बड़ा है? मतलब हमारे शरीर का कौन सा पार्ट सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है? लंबा और बड़ा में फ़र्क होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यकृत कैसा होता है, अग्नाशय कैसा होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा। वैसे मैं वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन करवाने में ये मदद करती है। कैसे करती है? जब भी हम खीर खाते हैं, खीर में क्या होता है? शर्करा होती है। शर्करा मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसने क्रिया कर दी लार में उपस्थित एंजाइम के साथ। और लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो लार में होता है टाइलिन नाम का एंजाइम उपस्थित, जिसके साथ ये क्रिया करके जो है आपका कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है, उसको माल्टोज में बदल देती है। अब आ जाते हैं 21वें पे, पाचन तंत्र का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थान है? तो वो आपकी छोटी आंत है। छोटी आंत में पाचन कहाँ होता था? अग्रनात्र है, नाल नहीं है, ये थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अग्रनाथ या इंग्लिश में डिडोनम भी बोलते हैं इसको। वसा के पाचन में बाइल जूस हो सकता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको अग्रनाल लिखवाया है, तो आप अग्रनाथ उसको कर दीजिएगा। वसा के पाचन में बाइल जूस या पित्त रस की क्या भूमिका है? तो वसा के पाचन में जो बाइल जूस है वो उसको पाइसीकृत वसा में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में वीडियो में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, आप प्लीज़ जाकर के एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सारी क्लासेस आप देख लेंगे तो आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है एक साथ। ये इसको ऐसे समझते हैं, ये थी वसा, ये इस पर किसने किसके साथ क्रिया की? तो इसने क्रिया की बाइल जूस के साथ, यानी कि पित्त रस के साथ। अब ये छोटे छोटे वसा पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई और यही आपकी कहलाती है पाइसीकृत वसा, इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, तो वसा के पाचन में बाइल जूस जो है वसा को पाइसीकृत वसा में कन्वर्ट करता है और यही उसका काम होता है। यहाँ पर आ जाते हैं, जुगाली करने वाले जानवर किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को पचा सकते हैं जिसे मनुष्य नहीं पचा सकता? इसका आंसर सेल्यूलोज होगा। इसके बारे में अभी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया था। वसा के पाचन में पित्त रस की क्या भूमिका है? फिर से वही बात आ गई, ये वसा का पाइसीकरण कर देता है, इमल्सिफाइड फैट जो है बना देता है। आप लोग ने अभी देख लिया था, लिख लीजिएगा। विलाई यानी कि रसांकुर के बारे में कुछ कथन है। रसांकुर के बारे में कुछ कथन है, इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, उनकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। बिल्कुल ठीक बात है, वे उंगली जैसे प्रक्षेपण हैं। यहाँ पर आपको अगर कुछ ध्यान रखने वाली बात है तो ये वाली थी, बाकी दो तो मोस्टली लोगों को पता ही होते हैं कि विलाई यानी रसांकुर की जो दीवारें हैं वो बहुत पतली होती हैं। ठीक है, अमीबा की उंगली जैसी वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंत उंगली जैसी वृद्धि इसमें क्या मदद करेगी? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको कुछ एकदम से, आपने अगर ऊपर मेरी बातों को सुना है या मेरी प्रीवियस क्लासेस को देखा है तो एक चीज़ अचानक से आपको कनेक्ट हो गई होगी, वो है आपकी विलाई।
फिर से बना देती हूँ। उंगली जैसी संरचनाएं, ये होती है विलाई, जिसको बोलते हैं रसांकुर। कहाँ पाई जाती है? तो मध्य नाल में पाई जाती है, मध्य नात्र में पाई जाती है, सॉरी। और मध्य नात्र कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में पाया जाता है। किसका पाचन करता है? तो पचे हुए भोजन का पाचन करता है। क्लियर ना दिख रहा हो तो जो मैं बोल रही हूँ उसको भी नोट करते चलिएगा। विलाई कहाँ पाया जाता है? मध्यनात्र में पाया जाता है। मध्यनात्र कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। किसका पाचन करता है? जो पचा हुआ भोजन है उसके अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, अवशोषण में मदद करता है, ना कि पाचन में। अब अमीबा की उंगली जैसी ये अमीबा है, ये क्या कर रहा था? ये इस तरीके से पादाप बना रहा था और इनसे भोजन ग्रहण कर रहा था। मनुष्य की उंगली जैसी संरचनाएं, इन्होंने हमारे विलाई को अमीबा के पादाप से मिलाया है और फिर पूछा है किसमें मदद करती है। तो आंसर क्या हो गया? पचे हुए भोजन को अवशोषण करने में, अवशोषित करने में। मनुष्य सेल्यूलोज का नहीं बचा सकता। ठीक है, 28वां है, नीचे 1 to 4 कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। ठीक है, उबले हुए और मसले हुए आलू दिए हैं, ग्लूकोज का घोल दिया है, ब्रेड का एक टुकड़ा दिया है, सरसों का तेल दिया हुआ है, तथा इनमें से कौन सा आयोडीन घोल के साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा? आयोडीन घोल, आयोडीन घोल के साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा। तो आयोडीन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी होता है। वैसे तो आगे हम इसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मंड या मांड, मंड या मांड बोल सकते हैं, यानी कि अपना स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है? चावल में पाया जाता है। होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, अच्छे से आप लोग जानते होंगे। और ये एनी फूड आइटम हमने यहाँ पर सॉल्यूशन ले लिया, यानी कि द्रव्य अवस्था में ले लिया, घोल में ले लिया, मांड ले लिया। 2 ड्रॉप्स जो है उसमें आयोडीन डाल दी, देन कौन सा कलर दे दिया? ब्लू ब्लैक कलर दे दिया। यही होता है आपका परिरक्षण। ठीक है, भोजन का परिरक्षण जिसको बोलते हैं। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, कोई अलग कलर दिया, तो भाई उस भोजन में स्टार्च उपस्थित नहीं है, यानी कि स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आयोडीन घोल के साथ जो है ब्लू ब्लैक कलर दे देगा? यहाँ पर लेते हैं, जब ब्लू ब्लैक कलर मिले तो खाने में स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, और कोई अन्य कलर मिले तो स्टार्च नेगेटिव हो जाएगा टेस्ट आपका। ठीक है, उबले और मसले हुए आलू दोनों में आपका स्टार्च पाया जाता है, ब्रेड के टुकड़े में आपका स्टार्च पाया जाता है। ग्लूकोज के बारे में अगर बात की जाए तो ग्लूकोज स्टार्च के अंदर पाया जाता है, ना कि ग्लूकोज में स्टार्च पाया जाता है। यानी कि स्टार्च के अंदर क्या है? ग्लूकोज है, यानी स्टार्च का एक भाग ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक भाग स्टार्च नहीं है। दोनों बातों में फर्क है, इसलिए यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपके सही हुए। एक हुआ उबले हुए और मसले हुए आलू, ग्लूकोज कैंसिल हो गया। ब्रेड का टुकड़ा जो है उसके अंदर भी आपका स्टार्च पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा और समझ लेते हैं। आलू है, दाल है, पत्तेदार सब्जियां हैं, दही है, चावल है, चबी हुई ब्रेड है, मोटा अनाज यानी कि चावल आ जाता है। इनमें से किन किन में स्टार्च के लिए नेगेटिव पॉजिटिव टेस्ट होगा, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर देगा। किसके साथ? आयोडीन घोल के साथ। तो चबी हुई ब्रेड में सैलिवा के द्वारा ब्रेड में उपस्थित स्टार्च टाइलिन एंजाइम के द्वारा क्रिया करके माल्टोज में बदल जाता है। अभी ऊपर भी हमने इस बारे में डिस्कशन किया था। और केवल आलू, चावल व मोटा अनाज ही स्टार्च पॉजिटिव देगा। यानी कि अगर कोई पूछे कि चबी हुई ब्रेड जो है क्या वो आपका स्टार्च उसमें उपस्थित होगा, क्या वो आपको ब्लू ब्लैक कलर देगा? तो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि ये जो होता है हमारी लार में उपस्थित जो एंजाइम है टाइलिन के साथ क्रिया करके किसमें बदल जाएगा? माल्टोज में बदल जाएगा। अब ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दांतों का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। चर्वणक और अग्रचर्वणक, मोलर और प्रीमोलर, इनके बारे में मैंने बताया था, दोनों ही चबाने का काम करते थे। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, जब कोई पाचन कार्य नहीं करते उनका संयोजन। जो कोई पाचन कार्य नहीं करते, पाचन कार्य कौन नहीं करता है? ग्रास नली नहीं करती, बड़ी आंत नहीं करती है, वो तो अवशोषण में मदद कर रही थी। और वो भी किसके अवशोषण में मदद कर रही थी? पानी और नमक यानी कि लवण के अवशोषण में मदद कर रही थी आपकी बड़ी आंत। मलाशय रेक्टम किसमें कराता? मल को एकत्रित करने में।
मल को एकत्रित करने में मदद कर रहा था, वो भी बड़ी हद का भाग है। ग्रास नली ये भी नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर देख लेते हैं, निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि भोजन नली की दीवारों में मांसपेशियों का संकुचन होता है। संकुचन जो था शीतलन, इसके बारे में मैंने वीडियो में कंप्लीट आपको बताया कि किस कंडीशन में भोजन जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है हमारी भोजन नाल में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। लार में मौजूद एंजाइम परिवर्तित करता है, किसमें बदल, स्टार्च को की जो शर्करा होती है उसको किसमें बदल देता है, दूसरे वाले कार्बोहाइड्रेट में जिसका नाम था माल्टोज। इसको भी याद रखिएगा, स्टार्च को सरल शर्करा में बदल देता है। ये भी आंसर सही माना जाएगा, अगर ऑप्शन में आ जाए माल्टोज भी आपका ठीक माना जाएगा। मुंह में कितने प्रीमोलर दांत होते हैं, तो 8 होते हैं। जुगाली करने वाले जानवरों के भोजन को जुगाली करने वाला नाम दिया जाता है जो कि कड़ यानी कि जुगाल कहते हैं। और निगला गया और आंशिक रूप से पच गया, यानी कि कड़ जो होता है उसमें आपका निगला गया होता है जो भोजन होता है जिसके वो दोबारा से जुगाली कर करके चबाते हैं सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए, और आंशिक रूप से वो पचा हुआ होता है, यानी पूरी तरीके से पचा हुआ नहीं होता है। मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता क्योंकि उनके पेट में सेल्यूलोज पचाने वाला वो बैक्टीरिया नहीं होता है। इसके बारे में भी हम ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। और मांसाहारी जानवरों की तुलना में शाकाहारी जानवरों में आहार नाल की लंबाई अधिक होती है क्योंकि शाकाहारी आहार में अधिक कार्बोहाइड्रेट विशेषकर सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज जिसके पाचन में अधिक समय लेता है, इसीलिए उनकी जो भोजन नाल होती है, उनकी पाचन नाल होती है वो लंबी होती है। किस जानवर की पाचन नाल बड़ी होती है, तो डियर यानी कि हिरन की जो पाचन नाल है वो बड़ी होती है, कैट की नहीं होती, लाइन की नहीं होती, डॉग की नहीं होती, क्योंकि हिरन एक शाकाहारी है और उसकी पाचन नाल जो है लंबी होती है। यानी कि शाकाहारियों की जो पाचन नाल होती है वो लंबी होती है, क्यों, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है एंड वो सेल्यूलोज का पाचन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एंड साथ में ये तो बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल ये था कि यकृत और अग्नाशय में कौन बड़ा और कौन लंबा है। यकृत और अग्नाशय, या जिसको पैनक्रियाज इंग्लिश में बोलते हैं, यकृत को लीवर बोलते हैं, तो यकृत बड़ा है, अग्नाशय लंबी है। हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।